Hello everyone, welcome to Rotap. My name is Santosh. So as we all know that SEBI Advanced Intimation is out there, right? And we were doing our series of top 5 MCQs. So in this particular session, we are going to do top 5 MCQs of the marginal costing. Very important chapter. Let me write it here. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। इस चैप्टर को अगर नहीं किया तो 2 से 4 नंबर तो एग्जाम में गए, वो भी मुफ्त के, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं और फॉर्मूला बेस्ड आते हैं इसके, और आसान होते हैं, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए बस। सो ये आपको करना ही करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जाम में करके ही जाना है। और मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूँ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल करने की, कि जिसको आपने अगर समझ लिया तो क्वेश्चन अगर कुछ भी आएगा तो आप उसको कर ले जाओगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब भी कर ले जाओगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि पहली बात तो कॉस्टिंग की जो सीरीज़ थी ना, फाउंडेशन सीरीज़, वो आपको पूरी करनी है, और PYQ सीरीज़ भी पूरी करनी है। बहुत बच्चों ने देख ली है सीरीज़, ये फाउंडेशन सीरीज़ की। तो जिन बच्चों ने कॉस्टिंग की फाउंडेशन सीरीज़ देख ली है, यूट्यूब में फ्री में है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा आगे हैं। एक बार आपने ये 8 क्लासेस फाउंडेशन सीरीज़ की कर ली तो आप ये कह पाओगे कि आपको कॉस्टिंग अच्छे से आती है। और PYQ उसकी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी और कहाँ से लेक्चर अटेंड करने हैं, अगर पहले के फाउंडेशन सीरीज़ के लेक्चर्स आपने नहीं कर रखे हैं तो ये आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे एडुटैप के, तो प्लेलिस्ट में जाना आप। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको 2 सीरीज़ मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली ये है कॉस्टिंग सेबी ग्रेड है, इसमें आप व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे तो अब यहाँ देख पाओगे कि ये फाउंडेशन सीरीज़ देखो लिखा हुआ है 150 इंपॉर्टेंट MCQs और फाउंडेशन सीरीज़। तो ये सीरीज़ में क्या किया है, पार्ट 1 से पार्ट 8 में सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, सबके फाउंडेशन कवर कर दिए हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ MCQs ओनली। MCQ बताए हैं, उसके अंदर जितने भी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे बता दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने देख लिया है फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट से लेके 8 पार्ट पूरी देखनी है। ठीक है, तो अगर आपने 8 पार्ट्स देख लिए तो आप कह पाओगे कि आपको कॉस्टिंग आती है। और सेकंड सीरीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बनती है वो है PYQs की सीरीज़। तो अगर आप ये सेबी ग्रेडेड मैराथन सीरीज़ में जाओगे, इसी के आसपास आपको दिख जाएगा, कॉस्टिंग की सीरीज़ के आसपास सेबी ग्रेडेड मैराथन रिवीजन सीरीज़। इसको अगर आप खोलोगे तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 7, और आगे भी जो अपलोड होंगी वो इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होंगी, जो भी आगे के हम PYQs अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 सीरीज़ मैंडेटरी है देखना सबके लिए, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है अच्छे से। ठीक है, अब today we are going to talk about only marginal costing and related concepts, and also we are going to talk about some numericals. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, उसके बाद वी आर गोइंग टू गेट इनटू द क्वेश्चंस। सी मार्जिनल कॉस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि इट्स अ टेक्निक, इट्स नॉट अ मेथड, ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है सर? देखो मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, तो दोबारा पूछ रहे हो, मैं फिर बता देता हूँ कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है। सपोज इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है किसी का, तो वो जॉब कॉस्टिंग यूज़ करेगा। किसी का कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, अपार्टमेंट बनाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करेगा। ठीक है, कोई पेन बना रहा है तो वो यूनिट कॉस्टिंग यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दे आर प्रोवाइडिंग, depending on that they are going to decide which method of costing they are going to use that is suitable for them to determine the or to ascertain the cost. ठीक है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। बट टेक्निक क्या चीज़ है? टेक्निक मेथड सेम नहीं होते हैं। टेक्निक एक प्रेजेंटेशन होती है, आप ये कह सकते हो लेमैन लैंग्वेज में, कि कॉस्ट को किस तरह से प्रेजेंट करें, कि जो मैनेजमेंट है उससे डिसीजन ले सके। और मार्जिनल कॉस्ट ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, सारे वेरिएबल कॉस्ट को, ध्यान दो, सारे वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करेगा एज प्रोडक्ट कॉस्ट। बाकी कॉस्ट को क्या करेगा, पीरियड कॉस्ट मानेगा। फिक्स कॉस्ट को क्या मानेगा, पीरियड कॉस्ट। अब ये मत पूछना सर कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पीरियड और फिक्स कॉस्ट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लेते हैं ये पेंसिल है या पेन है, इसको बनाने में अगर मटेरियल लग रहा है, एक पेन बनाने में जितना मटेरियल लग रहा है, 2 पेन बनाने में थोड़ा ज़्यादा मटेरियल लगेगा, तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। जो आउटपुट के साथ चेंज होता रहेगा, दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या, रेंट है, एक प्रोडक्शन जो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है इस पेंसिल का या पेन का, उसका अगर रेंट जा रहा है, फिक्स्ड मंथली रेंट जा रहा है, तो दैट इज़ योर फिक्स कॉस्ट। तो ये डिफरेंस है।
ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो मार्जिनल कॉस्ट वो टेक्निक है जहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट में वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दो, मार्जिनल कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे एज दी प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट मानेंगे। मतलब सर इसका क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ये है अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस कॉस्ट को हम इंक्लूड कर देंगे। बट पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, या फिर अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी पीरियड कॉस्ट, उस पीरियड मतलब उस साल में जो खर्चे देने ही देने हैं वो पीरियड कॉस्ट में आ जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का रूल ये कहता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन में, इट इज आस्किंग व्हाट इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मैंने बहुत सारे लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस। और टिपिकली कॉस्टिंग में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर को वेरिएबल कॉस्ट ही मानते हैं, ध्यान रखना। टिपिकली, नॉट नेसेसरली, बट टिपिकली मानते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की बात तो यहाँ हो रही है, बट ये क्या कंप्लीट आंसर है, इसके लिए हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्ट में सारे वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, इसमें सिर्फ प्राइम कॉस्ट बोला है, प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती हैं, तो भी इनडायरेक्ट की बात ही नहीं की, तो ये पार्शियली करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। आगे पढ़ते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। अरे सर ये ओवरहेड क्या होता है आपने तो बताया नहीं, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कि इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट में हमारे फिक्स्ड भी आ सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी आ सकती हैं, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कंसीडर करते हैं। सी ऑप्शन इज सेइंग प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अगर प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड है तो ये सही आंसर है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में भी वेरिएबल जनरली कंसीडर करते हैं और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, तो फिक्स को हटा दिया। तो येस, ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर। ठीक है, बात समझ में आती है, चलो सर समझ में आता है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बता दिया, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आगे पढ़ने की शायद जरूरत ना पड़े, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओनली डायरेक्ट कॉस्ट आर कंसिडर्ड, नो। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड कंसिडर्ड, नो, क्योंकि ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स दोनों आते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट में वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट। नन ऑफ द अबव, नो, बोथ एंड बी नो। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Let's come to the third question and it is going to be very important question, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल का मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना, सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र से हो जाते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को एक बात ध्यान रखना कि जो टोटल सेल होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स क्या होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इजंट इट। अब कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में, प्लस प्रॉफिट लिख दिया। अब ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिकम्स योर कंट्रीब्यूशन, ध्यान देना, इट बिकम्स योर कंट्रीब्यूशन, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। अब ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, जब ये प्रॉफिट या लॉस जीरो हो जाए, जब ये प्रॉफिट या लॉस जीरो हो जाए। ये लेक्चर बार बार देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है, और दिमाग में तभी घुसेगी बात जब बार बार सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब प्रॉफिट या लॉस जीरो हो जाएगा तो वो सेल्स, वो पॉइंट ऑफ सेल्स हो जाएगी ब्रेक इवन सेल्स। इसका मतलब है कि जब ब्रेक इवन सेल होगी तो सर ने बोला कि प्रॉफिट जीरो होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब है प्रॉफिट जीरो है, और सर ने ये भी बोला था कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, तो मतलब ब्रेक इवन सेल में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे सर, बिल्कुल होंगे, वेरी गुड। क्योंकि ब्रेक इवन सेल में प्रॉफिट हो जाएगा जीरो, तो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बराबर ब्रेक इवन सेल में। इतनी बात ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल, फिक्स कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड सेल। तीन चीज़ें निकालनी है, एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं सिर्फ ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल मैंने बता दिया ना क्या होता है। अब उसके आगे की बात सुनो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है। सर आपने बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन सेल क्या होता है, आपने ये तो बताया नहीं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है। अब सुनो क्या होता है, पहले पीवी रेशियो पढ़ते हैं। पीवी रेशियो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेल, और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने बताया था ना कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ही कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब टोटल सेल में
कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल में, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं कहता हूँ कि 10% कंट्रीब्यूशन है और अगर 1000 की सेल की है तो इसका मतलब इस 1000 की सेल में 100 रुपये कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि बाकी 900 रुपये क्या थे, वेरिएबल कॉस्ट थे। ये मतलब है पीवी का, बहुत आसान। और इसी कंट्रीब्यूशन में से कुछ फिक्स कॉस्ट निकलेगा, बाकी बच्चा प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुनो क्या होता है। टोटल सेल में से अगर ब्रेक इवन सेल माइनस कर दोगे, बात समझना, यहाँ से सेल होना चालू हुई, यहाँ ब्रेक इवन सेल पहुँच गए, पर टोटल सेल यहाँ थी। ब्रेक इवन सेल जहाँ पे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं था, वहाँ से लेके टोटल सेल तक में जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब आप कितना सेफ हो नो प्रॉफिट नो लॉस से, कितना सेफ हो टोटल सेल से ब्रेक इवन सेल कितना दूर है, आप कितना सेफ हो। क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो आपका सेल कम होगा, सेल कम हो जाएगा तो अगर आपका ब्रेक इवन सेल से कम नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बोलते हैं इतनी सेफ्टी लेके चल रहे हो आप, इतनी सेफ्टी लेके चल रहे हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। आसान था। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अगर आपको सारे टर्म समझ में आ गए तो फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं, जो मैंने समझाया उसी से हो जाएगा। पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल क्या होता है, दिया क्या है, सेल दे रखी है, पीवी रेशियो भी दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है। ओहो, तो अभी मैंने बताया टोटल सेल में से अगर हम ब्रेक इवन सेल माइनस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अभी तो बताया। तो ब्रेक इवन सेल क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बताया मैंने, टोटल सेल्स, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्वेश्चन में बोला है ब्रेक इवन सेल निकालने को, तो ब्रेक इवन सेल को इधर कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये माइनस बन जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। टोटल सेल डायरेक्ट दे रखा है हमको कितना, 9 लाख, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है परसेंटेज में। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका परसेंटेज होगा, सेल का परसेंटेज होगा। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सेल के रिस्पेक्ट में। माइनस करते टाइम पे हम क्या करते हैं, याद करो, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। जब परसेंटेज फॉर्म में होगा तो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करोगे सेल से, इनटू 100 कर दोगे। इसका मतलब है जब परसेंटेज फॉर्म में है तो किसके रिस्पेक्ट में है, सेल्स के। तो 40% ऑफ 9 लाख निकाल दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया और हमारा आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल। बोलो समझ में आई बात? बहुत आसान क्वेश्चन था ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना, जितना मैंने बताया उसी से निकालेंगे। देखो मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट व्हेन वी कंबाइन देम इट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, एंड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, I mean to say when there is break even sale, when there is no profit loss, that means it's a break even sale, and in that break even sale fixed cost becomes your contribution। इतना बताया था, बोलो बताया था इतना। अब मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना, ब्रेक इवन क्या है, सेल्स ही तो है, एक पॉइंट है जहां पे सेल्स बता रहा है। इस ब्रेक इवन पॉइंट में मतलब सेल्स के फॉर्म में अगर लेंगे, अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करूं, मतलब पीवी रेशियो निकालूं इसका, तो क्या आएगा बताओ, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल एक सेल ही है, उसका अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल दूं, उसका अगर मैं पीवी रेशियो निकाल दूं, मतलब तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इजंट इट? आएगा कि नहीं आएगा कंट्रीब्यूशन? अरे पीवी रेशियो का मतलब ही होता है कि हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। तो ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन सेल्स ही तो है। अगर इस सेल्स को मैं पीवी रेशियो कर दूंगा तो क्या आएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन तो आएगा। लेकिन अब ध्यान दो, इस ब्रेक इवन सेल में कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस जीरो है तो दिस बिकम्स योर कंट्रीब्यूशन। हमने बताया था, डिस्कस किया था, प्रॉफिट जीरो हो गया तो फिक्स कॉस्ट किसके बराबर हो गया, कंट्रीब्यूशन के। इसका मतलब है अगर ब्रेक इवन सेल का पीवी निकालोगे, पीवी रेशियो करोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। और हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट भी है, हमारे पास पीवी रेशियो भी है, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट है इतना, उसका पीवी रेशियो निकाला तो आंसर आ गया 3,60,000। बोलो आया? अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। इट सेज रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। मेरी बात ध्यान सुनना, अब फिर से सेल्स ही करना है हमको, फिर से सेल्स ही करना है। बस कंट्रीब्यूशन करोगे तो क्या आएगा ये पता करना है। बड़ी बात ध्यान सुनना मेरी। रिक्वायर्ड सेल्स पूछ रहा है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। कंट्रीब्यूशन में क्या आता है सर, आपने बताया था कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट आता है और साथ में फिक्स कॉस्ट आता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा, ध्यान देना। फिक्स कॉस्ट वी हैव फाउंड आउट एज 3,60,000। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 6,60,000 हो गया। बोलो हाँ, बोलो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया, 6,60,000 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा। पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड सेल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड सेल एक्स मान लेता हूं मैं।
इस सेल में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 6,60,000। और रिक्वायर्ड सेल से अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो किससे इंटू करोगे, पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो होता ही यही है कि सेल में से अगर पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज को तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन तो आएगा। तो हमारा पीवी रेशियो कितना है 2/3, 2/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एक्स क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी। तो 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 9,90,000। बोलो आया, कितना आएगा, 9,90,000। बात समझ में आई कितना। बार बार मैं फिर से बोलना, बार बार देखना, फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने ध्यान से सुना हो मैंने क्या बोला हो। मैं फिर बता देता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ एक बार सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, फिर ध्यान सुनो मेरी बात। टोटल सेल इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस बिकम्स योर कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अगर ज़ीरो है उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल के फॉर्म में भी हो सकता है, टोटल सेल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ये भी बोल सकते हैं, इन सेल फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ऑब्वियसली बात है फिक्स कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन में। इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ब्रेक इवन सेल से लेके टोटल सेल का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। और क्या बताया था, मैंने बताया था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, टोटल सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। कुछ है इसमें पीवी मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट बेसिकली कंट्रीब्यूशन बोलते हैं कॉस्ट में, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट भी आता है फिक्स कॉस्ट भी आता है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। मतलब टोटल सेल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है यही दिखा रहा है पीवी रेशियो, और कुछ नहीं दिखाता है। इतनी चीज़ें मैंने बताई, इस चीज़ से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, बड़ी बात ध्यान सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखो यूनिट पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट पे निकालना है तो मैं इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला बना देता हूँ आपके सामने अभी। ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है, तो मेरे पास अगर टोटल कंट्रीब्यूशन दिया होगा, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट नहीं आ जाएंगी ब्रेक इवन सेल में। क्यों, क्योंकि भाई अरे यार टोटल कंट्रीब्यूशन अगर निकाल दिया, जितनी भी सेल हुई थी, मान लो ब्रेक इवन सेल हुई है या कितनी भी सेल हुई थी, छोड़ो कितनी सेल हुई थी, चाहे ब्रेक इवन हुई हो ना हुई हो, अभी आप ये देखो मेरी बात, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना भी है सारे गुड्स सोल्ड में, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कि एक यूनिट में कितनी कंट्रीब्यूशन, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट तो आएगी ना, और क्या आएगा। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, ये कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या बना सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स, इन यूनिट्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्योंकि जब हमने कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया था तो टोटल यूनिट सोल्ड आ गई थी, बट हमको ब्रेक इवन पॉइंट पे निकालना है तो ऊपर क्या रख देंगे, फिक्स कॉस्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर ही होगा ब्रेक इवन पॉइंट में, ये बताया था ना मैंने, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यूनिट में फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, मतलब फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बहुत आसान है, कैसे सर, ये तो आपने बताया नहीं, बताया है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सेल पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, तो वही 10 आ गया ना, 10 आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों को डिवाइड करो, बीपी आ जाएगा डायरेक्टली, मन में हो जाएगा क्वेश्चन, कॉपी में करने की जरूरत भी नहीं है। 20 माइनस 10 इज योर 10, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 इज योर 18,000। तो आंसर देखते हैं 18,000 आ रहा है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथमेटिक्स, इस इक्वेशन को याद कर डाला तो मार्जिनल कॉस्टिंग जिंगा लाला, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा और भी कुछ करना है इसमें, एंड द टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 36,000, तो ये भी बता ही चुका हूँ मैं। अब हमें टर्नओवर मतलब सेल्स निकालनी है, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रॉफिट निकालना है तो भाई प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट प्लस कर दोगे, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 1,80,000, तो आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, पता है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब सर क्या करें, टोटल सेल में टोटल सेल निकालनी है, टोटल कंट्रीब्यूशन उस सेल का पता है, तो टोटल सेल में अगर पीवी रेशियो कर दोगे, टोटल सेल का अगर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। कंट्रीब्यूशन ऐसे ही तो निकालते हैं,
टोटल सेल का पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो क्या निकालेगा? कंट्रीब्यूशन तो निकालेगा। टोटल सेल को एक्स मान लो, पीवी रेशियो हमको दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। देखो कैसे, 10/20। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 है। 10/20 50% तो दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है कि 50% है पीवी रेशियो। तो 1/2 लिख दो और इक्वल टू इसके कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब 1,80,000 प्लस 36,000 इंटू 2 आंसर आ गया। पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है? ध्यान दो, लॉजिक बढ़ाओ अपने। लेक्चर को बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। 1,80,000 प्लस 30 करोगे कितना आएगा? 2,10,000। 2,10,000 प्लस 6 करोगे 2,16,000। 2,16,000 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय 2 करना, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें निकाला ही नहीं है क्या? अच्छा निकाला है, देखो ये है, ये तो किया था हमने। 1,80,000 प्लस 36,000 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो डबल कर दिया, आंसर आ गया। कुछ नहीं था, हो गया। सेकंड वाला भी हो गया। इन्हें ये बाद में कर रखा है, मैंने पहले ही कर दिया, कोई बात नहीं। अब और कुछ निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या है? कुछ भी नहीं है। अब अगर हमको टोटल सेल दी हुई है, ब्रेक इवन सेल भी हमको पता ही है कितनी है, दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा, ब्रेक इवन सेल कैसे निकाली? ब्रेक इवन सेल हमने यूनिट्स में तो निकाल दी थी ना, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी वॉल्यूम में भी। दोनों को माइनस कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। कितना आसान था? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग following data relates to a company with a single product for which selling price is this, fixed production cost is this, fixed non production cost, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है तुम्हें, ठीक है। ब्रेक इवन सेल भी दे रखी है यूनिट्स में। वेरी गुड। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने ब्रेक इवन सेल जब यूनिट में निकाल रहे थे, क्या करते हैं हम? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, कंट्रीब्यूशन कह लो या फिर फिक्स कॉस्ट कह लो, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ब्रेक इवन सेल में। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस क्वेश्चन में बचा क्या? अब हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। ब्रेक इवन सेल देखो यूनिट में दे रखी है, हमें फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन बताओ। और ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? ये फॉर्मूला बनता कैसे है मैं पहले समझा चुका हूँ। कुछ नहीं करना है, देखो फॉर्मूले वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 5। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। बस क्या याद रखोगे? जो संतोष सर ने बताया उसको याद रखोगे, उस इक्वेशन को याद रखोगे, और जो जो मैंने बोला है उसे हर एक वर्ड को दोबारा तिबारा सुनते रहना, बैठ जाएगी बात। और प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही तो सब आ जाएगा। चलो, अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना है। और मैं तो कह रहा हूँ मन में करो इसको, मन में करोगे तो मजा आएगा। वैसे मन में करने की जरूरत नहीं है, चल निकाल लेना कॉपी पेन और कर लेना। लेकिन मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फर्क नहीं पड़ता मैन्युफैक्चरिंग है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, फर्क इससे पड़ता है कि वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। फिर प्रॉफिट ही नहीं दिया, वरना कंट्रीब्यूशन भी हो जाता। सेल भी दे रखा है, ओहो सेल दे रखा है। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है बताया था, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो प्रॉफिट पर यूनिट भी है आपके पास। तो निकालना क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बचा ही नहीं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल। पर यूनिट से भी आंसर आ जाएगा, हाँ सेम ही आता है। देखो बात समझो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स बोल रहा है ना, मतलब पीवी रेशियो पूछ रहा है ये। तो पीवी रेशियो 1 यूनिट का निकालो चाहे 10 यूनिट का निकालो, आएगा तो उतना ही। तो उसमें सब कुछ दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन निकाल लेना और डिवाइड कर देना सेल से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू कमेंट दिस इन दी कमेंट सेक्शन की इसका आंसर क्या है, फिर मैं बता दूंगा कि सही है कि गलत है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।